फिर से एक बार उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का कुछ विषय बना हुआ है तो यूजीसी को लेकर लगातार चर्चा हो रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो रहा है, स्कूल के अंदर भी हो रहा है, समाज में भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक एंगल से भी देखा जा रहा है। और पॉलिटिशियन हो या आम लोग हों, सब लोग इसमें कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज इस विषय को समझने के लिए हम अपने वकील साथी के साथ मौजूद हैं और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूजीसी है क्या, इसमें नया जो अमेंडमेंट किया गया है उसको अमेंडमेंट करके इसमें क्या जोड़ा गया है और इस चीज़ को लेकर आखिर इतना चर्चा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। अरे बिल्कुल, बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया है, तो आपके कार्यक्रम में बिल्कुल अवसर जैसे प्राप्त होता है, हम आपके पास ही आ जाएँगे जब आप हमें अवसर देंगे। एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं तूल पकड़ते जा रहा है हुँ। यूजीसी को लेकर। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यूजीसी है क्या, इसको पहले समझाइए। देखिए, यूजीसी वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में लाया गया है। इसके तहत देश की सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज, इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड किया गया है और इसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको एम्पावर करने के लिए इसको जगह दी गई है। यूजीसी के बारे में समझाया गया है। यूजीसी क्यों इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है, इसको एक इक्वालिटी लाने के लिए उन सभी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया इसको फुलफिल करने के लिए बताया गया है। यूजीसी का क्या गाइडलाइन होगी थी किसी भी स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए। यूजीसी को लेकर जो अभी एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है, टीवी चैनलों में भी ये चर्चा हो रहा है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी इसको दिया जा रहा है। तो आखिर यूजीसी में इस बार क्या नया ऐड कर दिया गया है कि इस चीज को लेकर इतना मामला जो है वो तूल पकड़ा हुआ है। देखिए, यूजीसी में जो अभी आया है इक्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एक टीम यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीम का पैनल का गठित किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम जो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, जो बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसके माध्यम से रैगिंग हो गई, हैरेसमेंट हो गया, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे यूनिवर्सिटी वाले ने जो यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से उसको बनाया गया है कि हमारे पैनल में ओबीसी रहेंगे, एससी एसटी रहेंगे और पर्सन विद डिसेबल जो विकलांग आदमी के लिए जो उसके इंचार्ज रहते हैं। इन 4 लोगों को उसमें ऐड ऑन किया गया है। इसमें जनरल को वंचित किया गया है। जनरल को वंचित करने का मतलब उनका ये था इसी कि चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिशियन है जो इस पे बात कर रहे हैं या अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें यही हो रहा है कि अगड़ा बनम पिछड़ा इसको बनाया जा रहा है। तो जरा सा इसको समझाइए, ये क्या टेक्निकल चीजें हैं। देखिए, देश को आज़ाद होने के पहले से लेकर देश को आज़ाद आज 75-77 साल हो गए हैं। हाँ। लेकिन ये हमारे वो जो आदमी जो समाज से पिछड़ा रह गया था, वो आज भी पीछे ही रह गया है कि जैसे जनरल वाले हमारे ऊपर, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर शोषण करते हैं, जो हर किसी का शोषण से बचने के लिए यूनिवर्सिटी को पैनल बनाने के लिए बताया गया है। जब यूनिवर्सिटी का पैनल बनेगा, उसमें 24 घंटे एक वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाएगा। उसमें 15 घंटे के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार कर देनी है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है ना कि मतलब जैसे एक यूनिवर्सिटी में ही हम लोग अभी खड़े हैं। हाँ। कहीं भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जो पीछे का अगर डाटा उठाकर देखा जाए तो ये तो फैक्ट है ना इसमें कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको परेशान किया जाता है, सताया जाता है। बहुत सारे मामले भी इस पे दर्ज हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ मामले तो बहुत संगीन रहे हैं। तो अगर उसको लेकर यूजीसी थोड़ा सा उसमें शक्ति दिखा रहा है, उसको अपने रूपरेखा को बदल रहा है ताकि और इसको बेहतर बनाया जा सके, ताकि किसी कमजोर बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का कोई जुल्म ज्यादती यूनिवर्सिटी के अंदर ना हो, तो इसको लेकर फिर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, हम आपको एक न्यूट्रल फॉर्म में समझाना चाहते हैं। हम यहाँ पे किसी जनरल को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एससी एसटी ओबीसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लाया गया है तो उसमें जनरल को भी रखा जाना चाहिए। समाज का वो एक बहुत संपूर्ण हिस्सा वो भी माना जाता है, वो संपूर्ण हिस्सा है भी, जिससे हमें ज़रूरत रहती है। हम अगर जो भी आगे के समाज में गलतियाँ हुई है, उसको सुधार करने के लिए, हम उनको अपने बराबर लाने के लिए हम उनके बराबर आ जाएँ, ये इक्वालिटी हो जाए। आर्टिकल 14 जिसकी बात करता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका सपोर्ट करता है।
कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा कि यूजीसी अपने अल्ट्रा वायर्स मतलब अपने नियम और कानून के बियॉन्ड जाके कोई भी लॉ बनाए। अच्छा, तो ये आपके कहने के मुताबिक आर्टिकल 40 का जो है वायलेशन है, आपको ऐसा लगता है शायद हुँ, इसमें। लेकिन इसको जो भी इसमें बनाया गया या जो कुछ भी इसमें जोड़ा गया है, अपग्रेड किया गया है, हुँ, तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ को आप मानते हैं ना कि समाज के जो अंतिम पायदान के जो बच्चे हैं, टीचर हैं या और भी दीगर स्टाफ कोई भी हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनको हरास किया जाता है, ये इस चीज़ को आप मानते हैं ना? आर्टिकल 14 अकेले का शोषण नहीं किया जा रहा नहीं, नहीं है। आर्टिकल 14 की हम बात नहीं कर रहे। विश्वविद्यालय के अंदर, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हुँ, जो भी समाज के दबे कुचले लोग हैं, हुँ, हुँ, उनके बच्चे पढ़ने आते हैं, शोषित वंचित वर्ग हुँ, के हुँ। जो भी लोग हैं, उनके साथ सामाजिक तौर पे भेदभाव, हरास ऐसे मामले रजिस्टर्ड भी हैं और ऐसा होता भी है। इस चीज़ को आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानते हैं। अगर उसको रोकने के लिए यूजीसी कुछ कानून ला रहा है, कुछ अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तो उसमें इतनी नाराज़गी क्यों है? देखिए हर समाज को, हर हित आदमी को मतलब समाज के हर वर्ग को एक समान तरीके से उसमें ट्रीट किया जाना चाहिए। जी, इसमें कभी किसी को 1-2 के साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। जी, जी। अगर जनरल 60% है, जी, ओबीसी, एससी, एसटी 30% है, तो उस रेशियो में उन सबको बराबर में रखा जाए। ये नहीं कि किसी एक को ज़्यादा एम्पावर कर दिया जाए और जो लोअर कास्ट के रहे उनको और दबा दिया जाए। तो क्या लगता है कि मतलब ये कानून जो कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, बड़े हुँ। तबके के लोग हैं, उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में हो जाएगा और हम लोगों को इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि ये कानून जो है इसको रिमूव कर लिया जाए। तो इससे आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? देखिए, समाज में अगर कानून आया है, कुछ उसमें अधिनियम में कुछ बदलाव करके बाकी इसको बराबर जैसे चल रहा है यूजीसी जो नियम कानून अपने समय-समय पे लाता है, वो सारे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जी, जी। अगर वो जो हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 1G है जी। और आर्टिकल 21 है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये करता है किसी भी आदमी का बिना सुनवाई के आदमी को उसका अपराध नहीं समझा जाना चाहिए। दोनों पार्टी को टाइम दिया जाना चाहिए, प्रूव कर सके, उसका रीज़न देना चाहिए, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसकी बात करता है और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ और राइट टू डाई। राइट टू डाई लाइफ कब होगा? जब हम एक सब इंसान, सब सिटीज़न बन के, सब नागरिक बन के हम एक समाज में एग्ज़िस्ट करें। अगर हम सब नागरिक बनेंगे सब नागरिक बनने के लिए हमको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जी, जब हम पढ़ेंगे तब हम एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी में रह सकते हैं। जी, जी। और आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 1 जी बात करता है जिसमें राइट टू प्रोफ़ेशन जब हम पढ़ेंगे तब हम किसी प्रोफ़ेशन में जा सकते हैं। आप मीडिया मास कम्युनिकेशन में आप पढ़ाई किए होंगे 4 साल, 5 साल, इंटरव्यू और जो भी आपके प्रोसेस होता है, चाहे हमारे यहाँ होता है 4 साल, 5 साल इसकी पढ़ाई-लिखाई करने के बाद फिर प्रैक्टिस काम आती है। और फिर हम किसी एक प्रोफ़ेशन में पहुँच पाते हैं। जी। इसके लिए समय हमारे प्रोफ़ेशन में 5 साल, 7 साल लग जाते हैं। आप में भी लगते होंगे 4 साल, 5 साल। जी। अच्छा ये यूजीसी में जो बदलाव हुआ है और जिस चीज़ को लेकर चर्चा का विषय हुआ है, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं अब तो ऑनलाइन फ़ॉर्मेट में भी बहुत सारा डिग्री जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज़ चल रहे हैं। हुँ। तो उसमें भी कोई इसका असर दिखेगा? हाँ, या बिल्कुल बस दिखा ये कैंपस के लिए है?